हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि साइंस से संबंधित ढेर सारे तथ्य आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें और आपके साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो साइंस में इसके पहले के वीडियो क्लिप में हमने अवतल दर्पण से परावर्तन से संबंधित नियम, या इसी को हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति का कैसे निर्धारण करेंगे, उसके संबंध में हमने नियम को पढ़ा था। आज हम अवतल दर्पण के सामने ही विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो दर्पण के सामने मुख्यतः 6 स्थितियों को देखा जाता है कि इन 6 स्थितियों में अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहली स्थिति जो होती है, दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो, बहुत दूर रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। और दूसरी स्थिति होती है कि यदि वस्तु दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखी हो। जैसे ये अवतल दर्पण है और इसके सामने ही ये अनंत पर कोई वस्तु है, इधर अनंत कहीं है तो यहाँ पर कोई वस्तु है। तो पहली स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति, इस अवतल दर्पण के सामने ये वक्रता केंद्र है और इधर कहीं अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये वस्तु रखी है। तीसरी स्थिति ये है कि दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही ये वस्तु रखी हो। वस्तु को हमेशा ओ डैश से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ओ से होता है, इसलिए वस्तु को ओ डैश के नाम से हमने लिखा है। चौथी स्थिति ये है कि वस्तु इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। पांचवी स्थिति ये है कि वस्तु फोकस पर ही रखी हो। और छठवीं स्थिति ये है कि वस्तु फोकस और दर्पण के बीच कह ले या फोकस और ध्रुव के बीच कह ले। तो ये 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, यदि वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरी स्थिति, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। चौथी स्थिति, यदि वस्तु दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच कहीं हो। पांचवी स्थिति, यदि वस्तु फोकस पर हो। और छठवीं स्थिति, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो इन विभिन्न स्थितियों में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए हमने पिछले वीडियो क्लिप में नियम को दिया था। वो 3 नियम थे। उन्हीं 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियम को लेकर के हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को देख सकते हैं। अब हम अवतल दर्पण के विषय में बात करेंगे। तो अवतल दर्पण संबंधित जो 3 नियम थे वो ये थे कि यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। दूसरा नियम था कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा नियम था कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी मार्ग पर चली जाती है। ये 3 नियम थे। तो उनमें से किन्हीं 2 नियम को लेकर के हम वस्तु की स्थिति एवं प्रकृति को देखेंगे। तो पहली स्थिति को हम देखते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर हो। पहली स्थिति क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर हो। ये अब वस्तु अनंत पर है, देखिएगा ये ओ और ओ डैश अनंत पर है। ये डॉटेड लाइन कहाँ जा रही है, अनंत पर जा रही है। तो मान लेते हैं ये अनंत पर है और इससे 2 प्रकाश की किरण चल रही है। पहली प्रकाश की किरण ये है, ओ डैश से चल रही है और ये फोकस से होकर के जा रही है। तो आप जानते हैं दूसरे नियम में कि फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये यम पर पड़ रही है और यहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। तो पहली परावर्तित किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरी प्रकाश की किरण
जो आ रही है वो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण आप जानते हैं कि परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। ये तीसरा नियम है। तो ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और इस दर्पण पर बिंदु N पर पड़ रही है और परावर्तन के पश्चात अपने रास्ते पर वापस चली जा रही है। तो एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है, ये, और दोनों परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण बिंदु I डैश पर मिल रही है। तो I डैश इस O डैश का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। आप जानते हैं कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु क्या होता है? वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब होता है। तो ये I डैश क्या होगा? इस O डैश का प्रतिबिंब होगा। और वस्तु चूंकि लंबवत है, इस मुख्य अक्ष पर परपेंडिकुलर है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब भी क्या होगा? मुख्य अक्ष पर लंबवत बनेगा। ये I डैश जो है वो प्रतिबिंब है, जो कहाँ है? इस I डैश का पॉइंट I फोकस पर है और I डैश फोकस तल पर है। फोकस तल क्या होता है? एक ऐसा तल होता है जो इस फोकस से होकर के जाता है। इस तरह का तल है और ये फोकस से होकर के जा रहा है इस तरह से। तो ये जो प्रतिबिंब I डैश बन रहा है ये फोकस तल पर बन रहा है। तो ये हमने लिखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस तल पर बन रहा है। अब कैसा बन रहा है? कैसा बनने का मतलब यह है कि देखिए, वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं इनफाइनाइट पर है और मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो ये वस्तु सीधी हो गई और ये प्रतिबिंब देखिए नीचे की तरफ है। तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बन गया। और क्या? और आप पढ़े हैं कि यदि परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वो बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये दोनों ही परावर्तित प्रकाश की किरण, एक परावर्तित प्रकाश की किरण ये है और दूसरी परावर्तित प्रकाश की किरण ये है। दोनों क्या है? एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं, I डैश पर मिलती हैं। तो ये I डैश क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये वास्तविक हो गया। और तीसरा, अत्यंत छोटा, वस्तु को देख रहे हैं, अनंत पर है, बहुत बड़ी है और उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा है। तो ये क्या हो गया? अत्यंत छोटा हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? कहाँ बनेगी? फोकस तल पर बनेगी। आप फोकस पर कह सकते हैं, लेकिन फोकस पर केवल I बन रहा है और I डैश क्या बन रहा है? फोकस पर स्थित किसी तल पर बन रहा है। तो एक तरह से ये फोकस तल हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तल पर बनी और प्रकृति क्या हो गई? वास्तविक हो गई, क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं। उल्टी, ये आप देख रहे हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और अत्यंत छोटा बन रहा है। तो ये हो गई हमारी पहली स्थिति, यदि वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। दूसरी स्थिति यह है कि यदि वस्तु कहाँ हो? अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो। अनंत और C को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। ये वस्तु है O डैश, ये वक्रता केंद्र है और इस वस्तु के इधर अनंत होता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये वस्तु O डैश है। इस वस्तु के बिंदु O डैश से प्रकाश की किरण दो चल रही है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। तो ये एक परावर्तित किरण ये होगी, ये इधर से यम से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण ये है जो फोकस से होकर के जा रही है और फोकस से होकर जा रही है, यन पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। तो ये पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, और ये दूसरा नियम है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है, और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर मिल रही हैं। तो I डैश क्या हो गया? इस O डैश का प्रतिबिंब हो गया। और चूंकि O डैश इस मुख्य अक्ष पर लंबवत है तो प्रतिबिंब I डैश भी क्या होगा? मुख्य अक्ष पर लंबवत हो जाएगा। तो ये अगर हम इस I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब खींचे तो ये I डैश क्या हो जाएगा? इस O डैश का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? देखिएगा, वक्रता केंद्र C है और ये फोकस F है। तो C और F के बीच कहाँ बन गया? वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो स्थिति आपको मालूम हो गई।
और कैसा बन रहा है, वास्तविक। क्यों? क्योंकि ये परावर्तित प्रकाश की किरण और ये परावर्तित प्रकाश की किरण दोनों एक दूसरे को आई डैश पर वास्तव में काट रही हैं, या दोनों एक दूसरे से आई डैश पर वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और देखने से ही लग रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, उल्टा हो गया। और अंतिम में देखिएगा ओ डैश की लंबाई इतनी है और आई डैश की लंबाई कम है, तो क्या बन गया, वस्तु से छोटा बन गया। तो ये हो गई हमारी प्रकृति, वास्तविक बना, उल्टा बना एवं वस्तु से छोटा बना। अब तीसरी स्थिति आती है हमारे सामने कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। ये वक्रता केंद्र है, इसी पर वस्तु ओ डैश है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको हमको देखना है। तो इसमें पहला नियम लगाते हैं कि ओ डैश से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यम पर आपतित हो रही है और परावर्तित होकर के एफ से होकर के जा रही है। तो ये पहली परावर्तित प्रकाश की किरण है। और दूसरी परावर्तित प्रकाश की किरण ये ओ डैश से चल रही है और एफ से होते हुए यन पर आपतित हो रही है, यहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। दोनों नियम, पहले दोनों नियम लगे हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें ये और ये देख रहे हैं आई डैश पर मिल रही है। तो इस ओ डैश का प्रतिबिंब कहाँ होगा, आई डैश पर होगा। और आई डैश से इस मुख्य अक्ष पर हम लंब खींच दें तो ये आई डैश क्या हो जाएगा, ओ डैश का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप आई डैश कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। यानी वक्रता केंद्र पर स्थित ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही आई डैश बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र सी पर बन गया। अब अगला कैसा बनेगा, आप देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, दोनों वास्तव में किसी बिंदु आई डैश पर मिल रही हैं। अगर वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। दूसरा, आप देख रहे हैं वस्तु ये है, सीधा है, और उसका प्रतिबिंब इसके उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बन गया। और तीसरा, वस्तु के आकार का, ये देखिएगा वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है, तो आकार उसका क्या होगा, वस्तु के आकार का होगा। ठीक। अब चौथी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। कहाँ हो, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच ये वस्तु ओ डैश है। फिर वहीं दो नियम देखेंगे, दो प्रकाश की किरण ले चलेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है ओ डैश यम प्रकाश की किरण, और ये परावर्तन के पश्चात एफ से होकर के जा रही है इस तरह से। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण एक हो गई। और दूसरी प्रकाश की किरण ओ डैश से होकर के चल रही है और एफ से होते हुए, फोकस से होते हुए यन पर पड़ रही है, और यहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। तो एक परावर्तित किरण ये है। ये दोनों परावर्तित किरण देख रहे हैं बिंदु आई डैश पर मिल रही है, तो आई डैश क्या हो गया, ओ डैश का प्रतिबिंब हो गया। और वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है, तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये जो आई डैश है, ये आई डैश है, वो ओ डैश का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब इसको देख करके आप बताएंगे, ये हमारा हो गया सी, और सी के बाद इधर इनफाइनाइट है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इनफाइनाइट और सी के बीच बना, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। ये चौथी स्थिति है कि यदि वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। यदि वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी अनंत के बीच बन गया। कहाँ बन गया, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बन गया। और कैसा बन गया, देखिएगा ये सीधा वस्तु है और प्रतिबिंब उल्टा है, तो उल्टा बन गया। दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे से वास्तव में आई डैश पर मिल रही हैं, तो आई डैश क्या होगा, ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। और वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इससे बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, तो वस्तु से बड़ा हो गया। ये
चौथी स्थिति थी जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी गई थी। पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ हो? यदि वस्तु फोकस पर हो। और यदि वस्तु फोकस पर है तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है ये, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसे बनता है देखिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये फोकस है, इसी पर वस्तु ओ डैश है। ओ डैश से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और यम पर आपतित होने के बाद फोकस से होकर के जा रही है। तो ये एक परावर्तित किरण ये हो गई। दूसरी परावर्तित किरण ये देखिएगा, यहां से चल रही है, लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, या कह लें कि ये वक्रता केंद्र से जाती है प्रकाश की किरण ओ डैश पर पड़ रही है, फिर जा करके दर्पण पर पड़ रही है। तो ये प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से जा रही है, ऐसे यहाँ से जाएगी, ऐसे जा करके ओ से होते हुए कहाँ पहुँच रही है? यन पर पहुँच रही है और यन से परावर्तित होकर के उसी रास्ते पर वापस चली जा रही है। तीसरा नियम, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण ऐसे चलती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। तो एक परावर्तित किरण ये हुई। अब ये दोनों परावर्तित किरण आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के समानांतर हो गई। और जब दो परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती है तो वो कहीं मिलती नहीं है, और जब कहीं नहीं मिलती है तो मान लिया जाता है कि कहीं अनंत पर जा कर के मिलेगी। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना? अनंत पर बना। प्रतिबिंब कैसा बना? अनंत पर बना। और चूंकि दर्पण के सामने है तो ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो क्या हो गया? प्रतिबिंब बना अनंत पर। कहाँ बना है? अनंत पर। और वास्तविक बनेगा क्योंकि दर्पण के सामने ही कहीं पर मिलते हुए दिखाया जा रहा है, तो वास्तविक बन गया। और देखिएगा वस्तु ये है और प्रतिबिंब इस तरह से उल्टा बना है तो उल्टा बनेगा। और चूंकि अनंत पर बनना तो ये प्रकाश की किरण अनंत पर इस तरह से जाएगी तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी, तो ये अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो ये हमारा हो गया पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर है। अब अंतिम छठवीं स्थिति है कि यदि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। इसको आप दर्पण के बीच भी कह सकते हैं। ये फोकस है, ये ध्रुव है, तो यहीं पे दर्पण भी है। दर्पण और फोकस के बीच कह ले या फोकस एवं ध्रुव के बीच कह ले। तो ऐसी स्थिति में ये वस्तु ओ डैश है जिसका प्रतिबिंब हमको देखना है कहाँ बनेगी। तो ओ डैश में ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर ये प्रकाश की किरण है, यहाँ यम पर पड़ रही है और यम पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर के एफ से होकर के जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। एक परावर्तित किरण ये होगी और दूसरी परावर्तित प्रकाश की किरण ये देखिएगा, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है, ओ डैश से होते हुए जा रही है और इस बिंदु एन पर आपतित हो रही है। यानी दूसरी प्रकाश की किरण वास्तव में वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, ओ से होते हुए एन पर पड़ रही है। और परावर्तन के पश्चात तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। तो दूसरी परावर्तित किरण ये है। अब इसको देखिएगा, एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। इधर ये एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही हैं, यानी इधर कितना ही दूर चले जाइए आप, ये एक दूसरे से नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेंगी तो हम देखेंगे कि कहीं किसी बिंदु से आती हुई तो नहीं प्रतीत हो रही है। तो ये दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें लग रहा है कि यहाँ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से देखें तो लगेगा कि इस आई डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब ये दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर कह दे मिल रही हैं या आई डैश से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। प्रतीत होना ये शब्द बताता है कि प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बन रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी बन गया। कहाँ बन गया? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? आप देख रहे हैं दर्पण के पीछे बन रहा है। सारे प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहे थे। देखिएगा, ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने, 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 ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने और अनंत पर, और ये प्रतिबिंब अंत में क्या बना? दर्पण के पीछे। तो क्या बना? आभासी बना, सीधा बना।
वस्तु से बड़ा बना, ये दर्पण के पीछे बना। और क्या देख रहे हैं, ये सीधा बना हुआ है, ये वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब भी सीधा है, तो ये सीधा बना हुआ है और वस्तु से बड़ा बना हुआ, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बना हुआ है। तो ये हमारी अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियां थी जिन पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बन रहा है। अब इसका समरी के रूप में देखा जाए तो वस्तु यहाँ पर अनंत पर है और थोड़ा सा खिसक करके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। यहाँ अनंत पर था, इस दर्पण में थोड़ा सा खिसक करके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया। इस स्थिति में थोड़ा सा और खिसक करके वक्रता केंद्र पर आ गया। इस चौथी स्थिति में और खिसक करके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गया ये, और पांचवी स्थिति में थोड़ा सा और खिसका फोकस पर आ गया, और छठवीं स्थिति में और खिसक गया फोकस और ध्रुव के बीच हो गया। फिर से पहली स्थिति में ये अनंत पर था, दूसरी स्थिति में थोड़ा सा खिसक करके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ गया, तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर आ गया थोड़ी सी और खिसक करके, चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गया, पांचवी स्थिति में फोकस पर आ गया और खिसक करके, और छठवीं स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच आ गया। तो वस्तु को हम क्या देख रहे हैं कि क्रमशः ये खिसकता हुआ दर्पण की तरफ आ रहा है। अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, फिर फोकस और ध्रुव के बीच। तो वस्तु हमेशा आप देख रहे हैं हर स्थिति में थोड़ा सा खिसक करके दर्पण की तरफ आ रहा है। अब प्रतिबिंब को देखिए क्या स्थिति हो रही है। प्रतिबिंब ये फोकस पर बना और अगला प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस से थोड़ा सा हट की, फोकस से थोड़ा सा हट की यानी दर्पण से थोड़ा सा और दूर बन गया। तीसरी स्थिति में फोकस से और हट करके वक्रता केंद्र पर पहुंच गया। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र से भी पीछे हट गया, वक्रता केंद्र से पीछे हट गया, और पांचवी स्थिति में वक्रता केंद्र से बहुत पीछे हट करके कहाँ चला गया, अनंत पर चला गया, और छठी स्थिति में अनंत पे चली गई है तो उससे ज़्यादा पीछे तो जा नहीं सकती है, तो उलट करके चली आई दर्पण के पीछे। तो वस्तु को हम जैसे जैसे दर्पण की तरफ ले आ रहे हैं, प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर जा रहा है। पहली स्थिति में फोकस पर, दूसरी स्थिति में फोकस से थोड़ा दूर हट करके, तीसरी स्थिति में और दूर हट करके वक्रता केंद्र पर, चौथी स्थिति में और दूर हट करके वक्रता केंद्र से भी दूर, पांचवी स्थिति में बहुत दूर हट करके इनफाइनाइट पर, छठवीं स्थिति में अब इनफाइनाइट से दूर तो जा नहीं सकती है तो उलट करके कहाँ चली आई, दर्पण के पीछे चली आई। ये एक हो गया। ये तो स्थिति की बात हुई कैसे बदल रहा है। फोकस तल पर थोड़ा सा और पीछे गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और पीछे गया वक्रता केंद्र पहुंच गया, और पीछे गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और पीछे चला गया अनंत पर, और उसके बाद पीछे नहीं जा सकता है तो अब क्या हो गया, दर्पण के पीछे उलट करके चला गया। यहाँ पर प्रकृति के विषय में देखा तो पहली स्थिति में वास्तविक, दूसरी स्थिति में वास्तविक, तीसरी स्थिति में वास्तविक, चौथी स्थिति में वास्तविक, पांचवी स्थिति में वास्तविक, छठवीं स्थिति में आभासी, छठवीं स्थिति में आभासी बन गया। यानी ये याद करने वाली चीज़ है, अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो कब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसको याद रखना अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ पर कब दर्पण के पीछे बनता है, ये भी सब प्रतिबिंब दर्पण से के सामने बन रहा है लेकिन एक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और क्या, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बन रहा है, उल्टा 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 उल्टा, लेकिन अंतिम स्थिति में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है। और देखिएगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से थोड़ा छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा अनंत आकार का, अब उससे बड़ा हो नहीं सकता तो थोड़ा सा दर्पण के पीछे चला गया और वस्तु से बड़ा हो गया। तो ये चीज़ें आपको छठवीं स्थिति विशेष तौर से याद करनी है कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ये आपको याद करना, अक्सर करके ये पूछा जाता है। तो ये समरी के रूप में हमने देखा कि कैसे कैसे वस्तु जब दर्पण की तरफ आ रही है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर चलता जा रहा है, और कैसे कैसे 5 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है
और छठवीं स्थिति में क्या हो गया, आभासी बन गया। और 5 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और अंतिम स्थिति छठवीं स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और 5 स्थिति में अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है और छठी स्थिति में अवतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। ये हो गया। अब याद करने का तरीका क्या है, यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल पर बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यदि वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच अगर वस्तु है, वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच बनेगा, फोकस तल और वक्रता केंद्र के बीच। देखिएगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। और यदि वस्तु इन दोनों के बीच है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और अंतिम पोजीशन को आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा हो गया, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में यदि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस आकार का बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक हमारा होगा, उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में यदि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।